बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो नेफ्रॉन की टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है? इट हैज़ शॉर्ट लूप ऑफ हेनली। इसका जो लूप ऑफ हेनली है उसकी लेंथ शॉर्ट होगी विद स्लाइट एक्सटेंशन इनटू मेडुला, और मेडुला में इसकी बहुत थोड़ी सी एक्सटेंशन होगी, बहुत थोड़ा सा पार्ट मेडुला रीजन में प्रेजेंट है। इसका ज़्यादा पोर्शन कहाँ प्रेजेंट है? ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। फिर सेकंड नेफ्रॉन की टाइप है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो इट हैज़ लॉन्ग लूप ऑफ हेनली। इसका जो लूप ऑफ हेनली है, जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इसकी लेंथ लॉन्ग है एक्सटेंडिंग डीप इनटू द मेडुला, और ये मेडुला में डीप डाउन प्रेजेंट है। इसका ज़्यादा पोर्शन मेडुला रीजन में है। तो अगर यूरिन की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो इट इज डिटरमाइंड बाय लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनली। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी लूप ऑफ हेनली की, उतना ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और बॉडी में एंटर हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से प्रोड्यूस होगा। अगर लूप ऑफ हेनली की लेंथ शॉर्ट होगी तो वाटर कम रीअब्सॉर्ब होगा और रिजल्ट में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं या हम जब रोजे की हालत में होते हैं तब हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वर्क करता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है यहाँ लुपोफेनली से और बॉडी में भेज दिया जाता है, और एज अ रिजल्ट कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, यूरिन की कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो यूरिन में 95% वाटर प्रेजेंट होता है और 5% सोल्यूट्स होते हैं। पीएच की बात करें तो एसिडिक होता है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिन में प्रोटीन्स और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो होती है अगर किडनीज नॉर्मल काम कर रही हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाता है प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में। हाँ, लेकिन अगर कोई डायबिटिक है तो पॉसिबल है कि उसके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट हो, और नॉर्मली सारा ग्लूकोज जो है वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और प्रोटीन क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि प्रोटीन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, वो ग्लोमेरुलस वॉल को क्रॉस करके बॉमन्स कैप्सूल में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोमेरुलस की वॉल से सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, और प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि क्रॉस कर नहीं आ सकता। तो अगर किडनीज नॉर्मली काम कर रही हैं तो यूरिन में प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो होगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन वर्किंग ऑफ किडनी। हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ बात की थी कि कुछ हार्मोन्स भी हैं जो किडनी पे एक्ट करते हैं। तो 3 तरह के हार्मोन हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH भी कहा जाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। सेकंड इज एल्डोस्टेरोन, एंड थर्ड वन इज पैराथॉर्मोन, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH भी कहते हैं, इसको वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजोप्रेसिन। अब ये सीक्रेट कहाँ से होगा? अच्छा, हार्मोन्स की ये बात होती है कि सीक्रेट एक जगह पे होते हैं और एक्ट किसी और जगह पे करते हैं। तो ADH is secreted from posterior lobe of pituitary gland। ब्रेन की बेस के बिल्कुल बेस में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, एक एंटीरियर लोब, दूसरा पोस्टीरियर लोब। तो जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है, और कहाँ एक्ट करता है? किडनीज में प्रेजेंट कलेक्टिंग डक्ट जो है वहां आकर काम करेगा, और काम क्या है इसका? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। फिर एल्डोस्टेरोन है सेकंड हार्मोन। ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? हमने पढ़ा था कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है उससे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, और काम क्या है? नेफ्रॉन का जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वहां सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। फिर थर्ड हार्मोन है पैराथॉर्मोन, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। ये सीक्रेट हो रहा है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, और ये ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है।
पैराथॉर्मोन जो है हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, और किडनी में क्या काम है, किडनी में डिस्टल ट्यूब्यूल में एक्ट करता है और वहाँ कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो फर्स्ट हार्मोन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। साइट ऑफ सिक्रीशन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फंक्शन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कलेक्टिंग डक्ट। सेकंड वन इज एल्डोस्टेरोन, साइट ऑफ सिक्रीशन एड्रिनल कॉर्टेक्स और फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन डिस्टल ट्यूब्यूल। थर्ड इज पैराथॉर्मोन, साइट ऑफ सिक्रीशन इज पैराथायरॉइड ग्लैंड और फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो हम जितने भी सिस्टम्स पढ़ते हैं उनको पढ़ने के बाद फिर हम उनसे रिलेटेड डिजीजेस भी पढ़ते हैं। तो अब कुछ डिजीजेस या प्रॉब्लम्स हैं किडनी से रिलेटेड, वो देखते हैं। सबसे पहले है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स आपने नाम पहले भी सुना होगा। तो ये क्या है, दीज आर मासेस मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स इन किडनीज। तो किडनीज में कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को किडनी स्टोन्स या कैल्कुलाई कहा जाता है। किडनी स्टोन की कंपोजिशन की बात की जाए तो 70% स्टोन्स जो कॉज होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं। अगर कैल्शियम या ऑक्सलेट या फॉस्फेट इन तीनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो कंबाइन होकर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनते हैं व्हिच आर कॉल्ड किडनी स्टोन्स। ऑक्सलेट जो है नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट होता है ज़्यादातर, और यूरिन में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो तब जाके किडनी स्टोन्स बनते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैन बी टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा किडनी स्टोन्स हमारे खाने या पीने के अगर ऐसी ड्रिंक्स या खाना खाएं तो उनसे भी कॉज हो सकता है। तो ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट है। टोमेटो ज़्यादा खाने से भी चांसेस हैं कि इस टाइप से ये ऑक्सलेट स्टोन्स हों। और दूसरा, जो लोग वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं लाइक स्पिनच वगैरह, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किडनी स्टोन्स के। 20% जो स्टोन्स हैं दे आर इन्फेक्टिव स्टोन्स, मतलब किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकते हैं। और उनकी कंपोजिशन क्या है, वो कैल्शियम फॉस्फेट के होंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट के होंगे, अमोनियम फॉस्फेट के। 5% स्टोन्स जो हैं उनका कॉज यूरिक एसिड है। तो 70% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट की वजह से हो रहे हैं जब हमारी बॉडी में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। 20% किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और 5% यूरिक एसिड की वजह से होते हैं अगर बॉडी में ये ज़्यादा जमा हो जाए। तो किडनी स्टोन्स अक्सर जो हैं, अगर स्टोन स्मॉल हैं तो वो ज़्यादा पानी पीने से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका साइज थोड़ा बड़ा है या पानी से जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे, तो उनके लिए एक और टेक्निक है जिसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। तो लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, ये रिसेंट टेक्निक है, इसमें सर्जरी नहीं की जाती, ये नॉन सर्जिकल मेथड है टू रिमूव किडनी और यूरेट्रल स्टोन। अगर यूरेटर ट्यूब में भी स्टोन हो जाते हैं तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है कि हम कोई प्रोब यूज करेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि स्टोन्स किस जगह प्रेजेंट हैं। जब हमें उनकी लोकेशन पता चल जाएगी तो हम उनमें साउंड वेव्स की टाइप्स हैं, शॉक वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो डालेंगे। जब वो उन स्टोन्स पे पड़ेंगे तो वो स्टोन्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो शॉक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू ब्रेक कैल्कुलाई। शॉक वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है। एंड अल्ट्रासोनिक प्रोब थ्रू अ ट्यूब इज यूज्ड टू ब्रेक स्टोन्स। आफ्टर बीइंग ब्रोकन, टूटने के बाद स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर पास्ड इन यूरिन। अच्छा, ये तो हमने किडनी स्टोन्स की बात कर ली। नो डाउट दे आर पेनफुल, बट अक्सर क्या होता है किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाता। तो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ किडनीज टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट देम। अगर किडनी का जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, किसके लिए, तो वेस्ट को फिल्टर नहीं कर रही ब्लड से या उनको एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन भी नहीं कर रही, मतलब वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन बॉडी में बैलेंस नहीं है, बढ़ती जा रही है। एंड टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब सॉल्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, उनकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी और एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब किडनी अपने फंक्शंस प्रॉपर नहीं कर पाती, फेल हो जाती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में, तो हम कहते हैं इसको रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर
ये सिम्टम्स क्या हैं? नोजिया, जिसको मतली कहा जाता है, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, वीकनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए केस या बहुत सीवियर केस हो जाए तो ऐसे में निमोनिया हो जाता है, ब्लीडिंग इन स्टमक और हाई ब्लड प्रेशर। जब ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो देयर आर चांसेस कि जो इंसान है वो कोमा में चला जाए या उसकी डेथ हो सकती है। तो रीनल फेलियर को ट्रीट करने के लिए जो मेथड है इसको डायलिसिस कहा जाता है। इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। ये तो रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट का है डायलिसिस, जिसको क्लीनिंग कहते हैं। इन दिस टेक्निक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है और ब्लड को क्लीन कर दिया जाता है। इसके दो मेथड्स हैं, दो तरह से डायलिसिस होती है, एक हीमोडायलिसिस एंड सेकंड वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। पहले हीमोडायलिसिस देखते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, हीम मीन्स ब्लड। तो हीमोडायलिसिस कैसे होगी? इसमें एक मशीन यूज की जाती है जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाएगा या डायलिजर कहा जाएगा या किडनी मशीन कहा जाएगा। ये तीनों नाम दे सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, डायलिजर या किडनी मशीन, जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। अब इस मशीन में बीच में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन के एक साइड पे ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि रेड आपको नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पे एक फ्लूइड ऐड किया जाता है जिसको डायलिसेट कहा जाएगा या डायलिसिस फ्लूइड कहा जाएगा। अब होता क्या है इस प्रोसीजर में कि वो जो इंसान है उसकी बॉडी से ब्लड जो है हमने बाहर निकाल लिया आर्टरीज के थ्रू और फिर इसको ऐड कर लिया किडनी मशीन या डायलिजर में। जब इस साइड पे ब्लड आ जाएगा, ब्लड में क्या प्रेजेंट है? वेस्ट प्रेजेंट है। तो वेस्ट की कंसंट्रेशन जो है जो इस साइड पे ज़्यादा है और दूसरी साइड पे की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है जहाँ पे हमने डायलिसिस फ्लूइड ऐड किया हुआ है। तो ये वेस्ट कहाँ मूव करेंगे? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये ब्लड ये मेम्ब्रेन बीच में क्रॉस करके शामिल हो जाएंगे इस फ्लूइड में जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कह रहे हैं। जब इस फ्लूइड में वेस्ट भर जाते हैं तो इस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है और यहाँ से दूसरा फ्लूइड टाइम टू टाइम ऐड किया जाता है। ब्लड में जो भी वेस्ट प्रेजेंट होंगे वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके इस फ्लूइड में आ जाएंगे और वो साफ ब्लड जो है वो वापस बॉडी में भेज दिया जाता है इनटू वेन्स। तो in this procedure blood is circulated through a machine dialyzer also called artificial kidney। ठीक है, इसमें ब्लड को किसके थ्रू सर्कुलेट कर रहे हैं? हम एक मशीन में डाल रहे हैं जिसको आर्टिफिशियल किडनी डायलिजर या मशीन कहा जाता है। वो जो डायलिजर है उसकी दो साइड्स हैं जिनको सेपरेट किया गया है थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। एक साइड पे ब्लड प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे फ्लूइड प्रेजेंट था। नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस सॉल्ट जो है वो ब्लड से डिफ्यूज होकर उस डायलिसेट फ्लूइड में आ जाएंगे। फिर जो ब्लड साफ ब्लड होगा उसको वापस बॉडी में भेज दिया जाएगा। ये जो है इस प्रोसीजर को 6 से 10 घंटे लगते हैं होने में और ये हफ्ते में 2 या 3 दफा रिपीट किया जाता है। सेकेंड मेथड है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा? ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक और कैविटी प्रेजेंट है, इसको पेरिटोनियम कैविटी कहा जाता है। ये बाहर वाली एब्डोमिनल कैविटी है और अंदर वाली क्या है? पेरिटोनियम कैविटी है, सॉरी पेरिटोनियल कैविटी है। और इसके बाहर ये जो मेम्ब्रेन है इसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब एब्डोमिन वो पार्ट है जहाँ पे बॉडी से जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे आती हैं, ये जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो एब्डोमेन है यहाँ पे कट लगाया जाएगा। कट लगाने के बाद कैथेटर या ट्यूब कह सकते हैं इसको इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। इसको इंसर्ट करने के बाद जो डायलिसिस फ्लूइड है उसका बैग के थ्रू एक बैग में प्रेजेंट है और उस ट्यूब के थ्रू जो है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंटर किया जाता है। अब इस कैविटी में क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है सारा। जब ये फ्लूइड यहाँ भर जाएगा तो होगा क्या कि जो बॉडी से वेसल्स आ रही हैं एब्डोमेन में, उन वेसल्स में जितना भी वेस्ट प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके ये इस फ्लूइड में शामिल हो जाएगा। जब इस फ्लूइड में सारा वेस्ट शामिल हो जाएगा तो इस फ्लूइड को कुछ 1-2 घंटे बाद निकाल लिया जाता है
एक खाली बैग में। ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ से हम सारा फ्लूइड ऐड कर चुके थे। अब जब इसमें वेस्ट शामिल हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसको वापस कहाँ डाल दिया जाता है, एक बैग में डाल दिया जाता है। और इस तरह बॉडी से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है वेस्ट से। तो इन दिस टेक्निक abdominal incision is done and catheter is inserted into peritoneal cavity. Abdominal incision का मतलब है कि abdomen में कट लगाया जाएगा, कैथेटर को इंसर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डायलिसिट इन द बैग इज पास थ्रू कैथेटर। एक बैग में डायलिसिट फ्लूइड है, उसको कैथेटर के थ्रू हम पास करेंगे पेरिटोनियल कैविटी में। कुछ घंटों के लिए इसको छोड़ देंगे और वहां अंदर क्या हो रहा होगा कि जितने भी वेसल्स एब्डोमेन में आ रहे हैं उनके अंदर जितना भी वेस्ट होगा वो पेरिटोनियल कैविटी में शामिल हो जाएगा, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। जब वो सारा वेस्ट उस डायलिसिट फ्लूइड में आ गया, अब उस फ्लूइड को ड्रेन आउट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है कैथेटर के थ्रू एक एम्प्टी बैग में। दिस प्रोसेस टेक्स 1 hour एंड इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन अ डे। इसमें 1 घंटा लगता है और दिन में 2 या 3 बार इसको रिपीट किया जाता है। अच्छा, ये जब भी हम पढ़ के आए हैं, ये है टेम्पररी मेथड, ठीक है, हमें करवाते रहना पड़ता है। अब इस रीनल फेलियर का परमानेंट हल क्या है, इट इज किडनी ट्रांसप्लांट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगी, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से किडनी को रिसीव किया जाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म या जो इंसान हमें किडनी देगा उसको डोनर कहा जाता है और जो रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट कहा जाता है। तो इस प्रोसीजर से पहले सबसे पहले जो डोनर और रेसिपिएंट है उनका ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, उनके टिश्यूज मैच किए जाते हैं और इम्यून सिस्टम के कुछ फैक्टर्स भी मैच किए जाते हैं। जब वो मैच हो जाते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। क्योंकि अगर हम ये सब मैच किए बगैर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, आपको पता है कि जब बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो कितने सारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे जब इतना बड़ा हम किडनी बाहर से ऐड करेंगे तो देयर आर चांसेस कि इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे। तो इसके लिए हर चीज को मैच किया जाता है और ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम रिएक्ट ना करे। तो 80% केसेस में ये मेथड सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन का टॉपिक खत्म होता है।